नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में हर 10 साल में जनगणना होती है और जनगणना के हिसाब से ही फिर सीटों का डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होता है और उस हिसाब से हिंदुस्तान में चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हालांकि इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा आ चुका है। अंतर इसलिए आ चुका है कि जनगणना का काम जहां लगातार हर 10 साल में होता था, 2011 तक यह लगातार चलता रहा, लेकिन उस हिसाब से डिलिमिटेशन यानी कि सीटों का, लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन वैसा नहीं हुआ जैसा कि जनगणना के अनुरूप होना चाहिए था। और जनगणना जहां लगातार हर 10 साल में होती रही, लेकिन इस बार पिछले 15 साल से जनगणना नहीं हो पाई है जो 2021 में होनी चाहिए थी। वहीं परिसीमन का जो काम है सीटों का, वह 2008 में हुआ था। हालांकि उससे ना तो लोकसभा की सीटों में कोई इजाफा हुआ, ना घटी, और ना विधानसभा की सीटों में फर्क आया। हालांकि परिसीमन अब होना है, उससे पहले जनगणना भी होनी है, लेकिन इन दोनों से पहले चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दर्जा बदल दिया गया था, ऐसे में वहां परिसीमन हो चुका है और उन परिसीमन के बाद में वहां विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं। लेकिन यह परिसीमन कब होगा, कैसे होगा, 2026 में इसके होने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। लेकिन उस परिसीमन से पहले ही विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं, और विरोध के स्वर इसलिए खड़े हुए हैं कि दक्षिण भारत की आबादी उत्तर भारत की आबादी, पश्चिम भारत की आबादी के मुकाबले में कम संख्या में बढ़ रही है। और ऐसे में दक्षिण के राज्यों में इस बात को लेकर विरोध शुरू हो गया है कि परिसीमन का हम विरोध करेंगे, क्योंकि इससे दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों की लोकसभा और विधानसभा की सीटें घट जाएगी। हालांकि विधानसभा की सीटों के घड़त बढ़त से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा में अगर दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, तो लोकसभा में अगर प्रतिनिधित्व कम होता है, तो इस बात का डर दक्षिण राज्यों को हो गया है कि अगर उनका प्रतिनिधित्व कम हो गया, भागीदारी कम हो गई, तो उन्हें जो फायदा मिलता है वह नहीं मिल पाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और 39 लोकसभा सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य दक्षिण का तमिलनाडु है। और एम के स्टालिन ने यही आवाज उठाई है कि तमिलनाडु की ताकत लोकसभा में कम करने का प्रयास परिसीमन के जरिए होगा। ऐसे में हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा तर्क दिया। तर्क यह दिया कि दक्षिण भारत के राज्यों में लिटरेसी आई और हमने जनसंख्या के रोकने के जो नियम बने थे उनका पालन बेहतर तरीके से किया, इसलिए हमारे यहां जनसंख्या रुक गई। और अब अगर उसी अनुपात में सीटों का डिलिमिटेशन होता है तो हमारी ताकत घट जाएगी। ऐसे में हम डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे। हालांकि उनके विरोध को गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर रोकने का प्रयास किया है कि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों में कमी नहीं आएगी अनुपातिक रूप से। ऐसे में यह विरोध गलत है। अब इसके बाद में कर्नाटक में भी विरोध शुरू हो गया है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता डी के शिव कुमार ने भी डिलिमिटेशन का विरोध किया है। कहा है कि कांग्रेस परिसीमन के खिलाफ है, क्योंकि परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम करने की साजिश हो रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। दक्षिण के तमाम राज्य इस मामले को लेकर एकजुट हैं। यह तो वह स्थिति है जो विरोध के स्वर उठे हैं। अब 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, उस समय भी संभावना यह जताई गई थी कि किसी राज्य में सीटें बढ़ेंगी, किसी राज्य में सीटें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिलिमिटेशन तो हुआ, लेकिन सीटों की संख्या में कहीं भी कोई फर्क नहीं आया और तमाम राज्यों में उतनी ही सीटें बनी रहीं जितनी लोकसभा में थी। दरअसल पहले जनगणना की बात करें तो जनगणना सबसे पहले 1951 में हुई। उसके बाद में हर 10 साल के अंतराल में 1961, 1971, 1981, 1991 और 2011 में, 2001 और 2011 में लगातार 10-10 साल के अंतराल पर
यह जनगणना होती रही। उस हिसाब से 2021 में हिंदुस्तान में जनगणना होनी थी, लेकिन जनगणना नहीं हुई। अब आपको यह समझना होगा कि जनगणना के आधार पर क्या परिसीमन होता है, या जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या सामने आती है उसकी वजह से किसी राज्य का अनुपातिक जो सीटों का संख्या का मामला है वह घटता बढ़ता है। तो सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनगणना सिर्फ इसलिए नहीं होती कि सीटों का परिसीमन करना है। दरअसल सरकार जनगणना इसलिए कराती है कि उससे आंकड़ा सामने आ जाता है कि देश की जनसंख्या क्या है, किस राज्य में कितने लोग रहते हैं, कितने संसाधनों की आगे चलकर इन लोगों के लिए आवश्यकता है, और इस जनसंख्या के आधार पर क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती है। इसलिए जनगणना का काम हर 10 साल में हर सरकार कराती है, लेकिन अब 15 साल हो चुके हैं। अब जो परिसीमन का काम है, दरअसल परिसीमन आयोग का गठन अब तक 4 बार हुआ है। कुल मिलाकर सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो 1952 में, उसके बाद 1963 में, उसके बाद 1973 में, और उसके बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। और 2002 में जो परिसीमन आयोग का गठन हुआ था उसके आधार पर 2008 में परिसीमन हुआ था लोकसभा और विधानसभा सीटों का। हालांकि उस समय संख्या जो थी सीटों की उसमें कोई फर्क नहीं आया, और यह फर्क इसलिए नहीं आया कि 1981 की जो जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन पहले से हो चुका था, उसी परिसीमन उसी संख्या को आधार मानकर सीटों के क्षेत्रफल तो बदल गए, सीटों को इधर से उधर तो कर दिया गया, लेकिन सीटों की संख्या में कहीं कोई घटत बढ़त नहीं हुई। लोकसभा की जो 543 सीटें थी वे उसी तरह से बनी रही जिस राज्य में जितनी सीटें थी, और विधानसभा की सीटों में भी संख्यात्मक रूप से कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब जो परिसीमन होने वाला है उसे लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की आपत्ति यह है, क्योंकि वे कहते हैं कि हमने जनसंख्या रोकने के जो कायदे थे, नियम थे, वे हमने सख्ती से लागू करे। ऐसे में हमारे यहां जनसंख्या की जो बढ़ने की रफ्तार थी वह कम हो गई, और अब अगर जनगणना होगी, जनगणना के बाद में परिसीमन होगा, तो अनुपातिक रूप से दक्षिण के राज्यों के लोकसभा की सीटें कम हो जाएगी। सबसे पहला विरोध तमिलनाडु, जो कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 39 रखता है, वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया, और उन्होंने यही आरोप लगाया कि अनुपातिक रूप से हमारी ताकत घटाने का प्रयास हो रहा है और हम इस परिसीमन का विरोध करते हैं। उनके विरोध के बाद हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने ठंडे छींटे मारे और कहा कि अनुपातिक रूप से सीटें कम नहीं होगी दक्षिण की, ऐसे में बेफिजूल की बातों के आधार पर विरोध नहीं करना चाहिए। अब कर्नाटक में भी विरोध शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता है डी.के. शिव कुमार, उन्होंने भी यही कहा है कि हम यानी कि कांग्रेस परिसीमन का पूरी तरह से विरोध करती है। यह तो दक्षिण की बात है, लेकिन इधर अब उत्तर भारत में भी एक चर्चा चल पड़ी है, उत्तर और पश्चिमी भारत में, और वह चर्चा यह है, हालांकि चर्चा है, राजनीतिक कोई भी बात होती है राजनीति में तो वह चर्चाएं होती, चर्चा के बाद में फिर संभावनाएं बनती है, संभावनाओं के बाद में वह संभावनाएं सिरे से नकारी जाती हैं या सिरे पर चढ़ती हैं, यह बाद की बात होती है। तो चर्चाएं जो उत्तर भारत में और पश्चिमी के राज्यों में जो हो रही है वह यह हो रही है, क्योंकि अब देश में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और जिस तरह से भाजपा नेताओं के समुदाय विशेष के खिलाफ बयान आते हैं, उस आधार पर अब अगर परिसीमन होगा तो फिर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों की सीटों को कम कर दिया जाएगा, या मुस्लिम बहुल्य जो क्षेत्र हैं उनका बंटवारा इस तरह से कर दिया जाएगा कि मुस्लिमों की ताकत एक सीट के बजाय 4 सीटों में बढ़ जाए। इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को होगा, यह चर्चा भी चल रही है। एक समस्या यह भी है कि जब परिसीमन होता है, परिसीमन जब होता है सीटों का, उसके बाद में सीटों का आरक्षण भी दोबारा होता है। एससी एसटी के लिए जो आरक्षण दिया हुआ है लोकसभा और विधानसभा की सीटों का, वह आरक्षण भी दोबारा होता है, और उसमें कई नेताओं की सीटें उस आरक्षण की भेंट चढ़ जाती है, और वे नेता उसके बाद में कोई भी सीट ऐसी नहीं ढूंढ पाते जिससे वे जीत कर आ जाए, और कई नेताओं का कैरियर उस परिसीमन के साथ खत्म हो जाता है। पहले भी ऐसा होता रहा है, और अब परिसीमन होगा तो भी कई नेता इसकी चपेट में आएंगे।
हालांकि जब परिसीमन आयोग का गठन होता है तो परिसीमन आयोग तमाम नेता, हर पार्टी जो राजनीतिक दल है हर राज्य का, उसे बुलाता है, उससे चर्चा करता है और उनकी कोई आपत्तियां होती है वह भी लेता है और उसके बाद में फैसला होता है कि किस राज्य में कहां कैसे परिसीमन हुआ है, कौन सी सीट को कौन सा हिस्सा कहां काटा गया है, कहां मिलाया गया है, किस क्षेत्र में कितनी सीटें बढ़ेंगी कितनी घटेंगी। इस तरह से परिसीमन आयोग काम करता है और उसमें लगभग तमाम दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं, उनके लोग जाते हैं, चर्चा करते हैं और अपनी आपत्तियां होती है वह भी देते हैं, आंकड़े भी देते हैं, उसके बाद में ही परिसीमन होता है। इसके बावजूद उस समय जब परिसीमन हो रहा होता है उस समय सत्ता में जो पार्टियां होती है उन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने आधार पर या खुद की मजबूती के लिए परिसीमन को प्रारूप जो है उसको तैयार किया है, उसी प्रारूप को परिसीमन आयोग ने आगे लागू कर दिया है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में भी विरोध हो रहा है कि आनुपातिक रूप से हमारी सीटें बढ़ घट जाएंगी और उत्तर भारत में यह तो तय है, पश्चिमी के राज्यों में भी, उत्तर भारत में भी यह तो तय है कि सीटें बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या का जो आंकड़ा है, अंतिम बार जो जनगणना हुई थी उसमें 2011 में 121 करोड़ का आंकड़ा हिंदुस्तान की जनसंख्या का आया था। हालांकि 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें 1981 का जो जनगणना का आधार था उस आधार पर वह परिसीमन हुआ था और अब चूंकि 2021 में जनगणना होनी थी वह नहीं हुई। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार ने बायोमेट्रिक आंकड़े जुटाए लोगों के, लेकिन उसे जनगणना नहीं कह सकते। जनगणना अभी हुई नहीं है पिछले 15 साल से और सबसे पहले जनगणना ही होनी है। हालांकि जनगणना का काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही जनगणना का काम शुरू होगा, वह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में परिसीमन आयोग का गठन होने की संभावना है और परिसीमन आयोग जब गठित हो जाएगा वह तय करेगा कि किस आधार पर परिसीमन होना है और वह सूचना तमाम दलों को भेजी जाएगी, फिर तमाम दलों के नेताओं को बुलाया जाएगा, उसके बाद में परिसीमन का काम शुरू होगा। लेकिन चूंकि परिसीमन को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने आपत्तियां जता दी है, खास तौर पर पश्चिम दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई नेताओं ने आपत्तियां जता दी है। वहीं उत्तर और पश्चिम भारत में भी सीटें मुस्लिम बाहुल्य खास तौर पर घटाने की जो चर्चाएं शुरू हुई है, तो निश्चित भी यहां विरोध तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब परिसीमन का काम शुरू हो जाएगा, उससे पहले जब जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे, असली खेल वहां से शुरू होगा कि जनगणना के आंकड़े जब आ जाएंगे। तो जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने यह तो कहा कि दक्षिण के राज्यों की सीटें नहीं घटेंगी, मान लिया जाए कि सीटें नहीं घटेगी, लेकिन चूंकि जनसंख्या का आंकड़ा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में बढ़ा है, तो यहां सीटों में बढ़ोतरी होगी, यह तय मान के चला जा रहा है। तो अगर दक्षिण की सीटें नहीं घटती है और पश्चिम और उत्तर भारत के कई राज्यों की सीटें बढ़ जाती है लोकसभा में, तो फिर दक्षिण का आनुपातिक जो संख्या है वह अपने आप ही घट जाएगी और यही डर दक्षिण भारत के नेताओं को लग रहा है कि हमारी जनसंख्या चूंकि रुक गई है, हमने उस पर काबू किया है, कम कम जन्म दर हो चुकी है दक्षिण के राज्यों में, ऐसे में हमारा अनुपात लोकसभा में घट जाएगा और अगर किसी क्षेत्र का अनुपात लोकसभा में घट जाता है तो निश्चित मानिए कि राजनीतिक रूप से उन राज्यों को कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है और यही डर दक्षिण भारत के राज्यों का है। लेकिन अभी परिसीमन शुरू होने में समय है, उससे पहले जनगणना होनी है, तो सबसे पहले तो जनगणना का इंतजार किया जाना जरूरी है कि जनगणना शुरू हो और फिर उसके आंकड़े सामने आए तो एक सही तस्वीर पता चलेगी कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, कहां बढ़ी, कहां रुकी और कहां समान जन्म दर है और कहां कितनी सीटें बढ़ सकती है, कहां कितनी सीटें घट सकती है। तब तक कई तरह के अनुमान लगाए जाएंगे, कई तरह की चर्चाएं जन्म लेंगी, कई तरह की संभावनाएं जताई जाएंगी और कई तरह के राजनीतिक विरोध भी देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।